हेलो गाइस, माय नेम इज़ गुलशन मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल मिश्रा जी मेंटर। तो हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं विच इज़ मोल कॉन्सेप्ट। राइट, क्लास 11th का चैप्टर है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में जो है इसका इस्तेमाल होगा। इसीलिए सबसे पहला चैप्टर है क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता। राइट, तो मोल कॉन्सेप्ट जो है उसमें कुछ बेसिक बातें पहले हम समझेंगे। बेसिक बातें जैसे क्या? सबसे पहले हम समझेंगे एटॉमिक मास क्या होता है। जैसा कि साउंड कर रहा है, एक एटम के मास को ही एटॉमिक मास बोला जाता है। राइट, सो एक सेकंड बस रुकिएगा। हाँ जी, तो एटॉमिक मास जो होता है वो क्या है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। राइट, किसी एलिमेंट के एक एटम का जो भी मास है दैट इज एटॉमिक मास। राइट, अब किसी के एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको यूनिट भी चाहिए, तो हम यूनिट जो लेते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट लेते हैं, एएमयू। एएमयू इज व्हाट? एटॉमिक मास यूनिट, यानी किसी के एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट होता है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जो सल्फर है उसका मास कितना है, तो आप बोलेंगे 32। तो 32 के आगे क्या लगाएंगे? एएमयू, यानी एटॉमिक मास यूनिट। हम एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए एक यूनिट है। राइट, अब समझते हैं एएमयू क्या है। वैसे तो समझ में आया एक यूनिट है, राइट, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने का, बट एएमयू है क्या? इसको डिफाइन किया जा सकता है, इट्स अ 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटॉप। अब जो वन एटम का मास है कार्बन 12 का, वो कितना होता है? 12 ही तो होता है। तो अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 12 12 क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो एक्चुअली 1 एएमयू एक यूनिट है जिसको डिफाइन करने के लिए एक्चुअली क्या किया है कि कार्बन को एज अ रेफरेंस आइटम सिलेक्ट किया है। राइट, तो कार्बन के जो भी वन एटम का मास है उसका 1/12 कर दो विच इज 1, तो वो 1 एएमयू ही होता है। तो 1 एएमयू डिफाइन करना हो तो इट्स अ 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। राइट, राइट। अगर कोई पूछे ग्राम में कितना होता है 180 में एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट जो ग्राम में होता है वो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना होता है। राइट, इसके साथ साथ एक टर्म और जो काफी इस्तेमाल होती है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास, रैम। रिलेटिव एटॉमिक मास जैसा ही साउंड कर रहा है, जब हम एटॉमिक मास को रिलेट कर देते हैं एएमयू से तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। सो आप अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है दैट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के वन एटम का जो भी मास है अपॉन में एमयू, अपॉन 1 एएमयू। राइट, तो 1 एएमयू से जब कंपेयर कर देते हैं किसी एटम के मास को तो उसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे मैं आपसे वापस से आता हूँ कि सल्फर के एग्जांपल पे मैंने आपसे पूछा कि सल्फर का मास कितना है, तो आप बोलेंगे कि सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 32 एएमयू। राइट, पर मैं आपसे पूछूं कि उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? 32 एएमयू, जो कि एक एटम का मास है, अपॉन एएमयू। तो आपका आंसर सिंपल होगा 32। यानी जब यूनिट हट जाता है तो रिलेटिव एटॉमिक मास बन जाता है, अगर यूनिट लगाओगे तो वो एटॉमिक मास रहता है। जैसे आपसे पूछे ऑक्सीजन का मास कितना है एटॉमिक मास, तो आप बोलेंगे 16 एएमयू। बट आपसे पूछेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, तो आप बोलेंगे 16। राइट, तो इट्स जस्ट अ नंबर। तो हम कह सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस। राइट, वे टू रिप्रेजेंट द मास एक्चुअली। ओके, अब हम आते हैं मोल्स पे। जैसा चैप्टर का नाम ही है मोल कॉन्सेप्ट, तो पहले मोल का डेफिनेशन भी समझते हैं। मोल क्या होता है?
Mole, it is a unit to measure the amount of substance, to measure the amount of substance, किसी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है वो मोल होती है। ऐसा यूनिट है, केमिस्ट वगैरह इस यूनिट को इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। तो जैसे 1 डजन में 12 होता है, 1 डजन अगर बोला जाए तो 12 यूनिट्स होता है। 1 स्कोर बोला जाए तो वो होता है 20 यूनिट्स। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए 1 मोल, तो उसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स, 23 यूनिट्स, राइट। इस नंबर को Na बोलते हैं, विच इज एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, राइट। तो 1 मोल क्या है, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। जैसे 12 को दिखाने के लिए 1 डजन यूज होता है, वैसे ही 20 यूनिट को दिखाने के लिए 1 स्कोर वर्ड का इस्तेमाल होता है। वैसे 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स को दिखाने के लिए 1 मोल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, राइट, तो उसका मतलब क्या होगा कि मैं बात कर रहा हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के, राइट। मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल की, तो आपसे बात हो रही है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ O2, राइट। मगर हाँ, मेरे से अगर कोई ये पूछे कि भाई 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कितने हैं, तो मेरा आंसर होगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि जो 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल है उसमें 2 ऑक्सीजन है, राइट। तो ऐसे जो है 1 मोल को डिफाइन किया जा सकता है, राइट। तो यहीं से एक डेफिनेशन ग्राम एटॉमिक मास की भी निकलती है। ग्राम एटॉमिक मास क्या है जानिए। जब किसी 1 मोल ऑफ एटम, जब किसी 1 मोल ऑफ एटम का मास लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, राइट। तो जब 1 मोल ऑफ एन एटम, मतलब 1 मोल ऑफ एटम का मास लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। जैसे 32 mu मान लो क्या है, किसी एटम का मास है, राइट। और 1 mu में कितने ग्राम होते हैं, तो आपने पहले लिखा था 1.6, शायद मैंने लिखना भूल गया था या लिखा था, मैंने लिखा है, ठीक है। तो 1.66, 1 mu में कितने ग्राम होते हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ये तो हो गया एक एटम का मास ग्राम में, राइट। अब 1 मोल का कितना होगा, तो 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। आप देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लमसम 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो 32 ग्राम पर मोल, ये आ गया आपका एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास। इससे क्या पता चल रहा है कि एक मोल, एक मोल ऑफ सल्फर में 32 ग्राम होंगे, राइट। ये 1 मोल ऑफ सल्फर का मास है ग्राम में, दैट इज 32, राइट। ओके, अब हम आते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे किए जाए। देयर आर सर्टेन वेज और द फॉर्मूला जिससे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस पे जंप करते हैं अब हम। तो हेडिंग डाल लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है, उस हिसाब से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाते हो, ठीक। जैसे सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो,
तब कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे? तो व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, राइट? तो उसके लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, Na, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, जैसे मैं आपको बोलूं कि 3.022 इंटू 10 रेज टू पावर, या 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ सल्फर, या चलिए ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे इतने पार्टिकल में? तो नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने हो जाएंगे? पार्टिकल कितने हैं? 3.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, 11 सॉरी, इंटू 10 रेज टू पावर 23 अपॉन 6.0, जो कि एवोगैड्रो नंबर है आपका, 10 रेज टू पावर 23। कैंसिल होगा तो आपका आ जाएगा 1/2 विच इज 0.5 मोल। ठीक, तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए बात बताई। फॉर्मूला क्या है? ये रहा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। दूसरा तरीका जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का है वो क्या है? अगर आपको किसी सब्सटेंस का मास दिया है तो उससे कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा? तो व्हेन मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, तब के केस में जो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे वो है गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो गिवन मास इन ग्राम, तो जैसे आपको O2 दिया है, ठीक है, और उसका दिया 16 ग्राम, सपोज करो, और 16 ग्राम ऑफ O2, और आपसे पूछा है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स बताइए, तो आप क्या करेंगे? 16 ग्राम अपॉन मास कितना दिया है? 16 दिया है, और इसका एटॉमिक मास कितना होगा? देखो एटॉमिक मास तो कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 होता है, पर दो हैं तो कितने हो जाएंगे? 32। कैंसिल होके कितना होगा? 1/2, 0.5 मोल, राइट? तो आप यहाँ पर फॉर्मूले में मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल दिया होगा तो आप मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे, और अगर एटम दिया होगा तो आप एटॉमिक मास यूज करेंगे, राइट? उसके बाद आते हैं थर्ड फॉर्मूला, कि अगर क्वेश्चन में आपको गैसेस के लिए मोल्स निकालना हो, ठीक है, गैसियस रिएक्टेंट हो आपके पास, फॉर गैसेस इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन अंडर एसटीपी और एनटीपी। अब ये क्या है? आपको नंबर ऑफ मोल्स गैसेस का निकालने के लिए जितना भी वॉल्यूम गैस का गिवन होगा एट एसटीपी अपॉन उस गैस का मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है वो, उसका रेशो कर देंगे तो आपको क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। खैर ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे निकलेगा? दैट इज गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस which is in liter at STP upon molar volume of gas which is liter per mole, क्योंकि मोलर वॉल्यूम है तो पर मोल लगेगा उसके नीचे, एट एसटीपी। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आपको वॉल्यूम गिवन है अपॉन मोलर वॉल्यूम, दोनों लिखा हुआ है एट एसटीपी,
तो आप समझिए पहले तो एसटीपी एनटीपी है क्या। एसटीपी या एनटीपी, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। और ये कितना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब प्रेशर 180 एम हो और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तब आप क्या यूज करते हो, तब आप यूज करते हो एसटीपी, राइट। और अगर एनटीपी हो, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं हम इसको, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब के केस में जो प्रेशर है वो हम क्या लेते हैं 180 एम, जो कि नॉर्मल प्रेशर है, एंड टेम्परेचर अगेन 0 डिग्री सेल्सियस। मगर अब इन दोनों को अलग अलग नहीं माना जाता है, क्यों? क्योंकि जो 180 एम है, सॉरी गलती से लिखा गया, ये कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो लिया जाता है आपका 1 बार, राइट। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है, क्यों? क्योंकि 180 एम जो है वो लगभग 1.013 बार होता है, इतना। तो इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, तो एसटीपी और एनटीपी लगभग अब क्या है, सेम ही चीज़ें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, ठीक। तो बस ये आपको बताना था, बाकी तो कोई डिफरेंस है नहीं। अब एक बात समझिए आप कि आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दैट इज गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, जो भी आपको वॉल्यूम गिवन होगा सवाल में, अपॉन मोलर वॉल्यूम। अब दोनों क्वांटिटी अननोन थोड़ी होगी, एक तो नोन होगी कोई, तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है ये समझिए। जो वॉल्यूम होता है किसी गैस का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो गैस एक्सपेंड हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, और प्रेशर हाई होगा तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगा, है ना। तो अगर मैं वॉल्यूम को फिक्स कर दूं, सॉरी टेम्परेचर को फिक्स कर दूं और प्रेशर को फिक्स कर दूं, तो वॉल्यूम तो फिक्स हो ही जाएगा ना, ठीक। अगर टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दूं तो वॉल्यूम तो फिक्स हो ही जाएगा। तो याद रखिएगा कि मोलर गैस, सॉरी मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, कोई भी गैस अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, विच इज़ 22.4 लीटर पर मोल। ये बात याद रखिएगा, ये फिक्स होता है, ठीक। इतना होता है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज गिवन वॉल्यूम, ठीक, इन लीटर अपॉन 22.4। पर याद रखिएगा आजकल 22.4 की बजाय 22.7 भी यूज़ होता है, और 22.7 ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। मगर आप अभी भी कई बुक्स में 22.4 यूज़ होता है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालने का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या है, गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर पर मोल, राइट। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि अगर किसी गैस का नंबर ऑफ मोल निकालना है तो उसका जितना भी वॉल्यूम गिवन है अपॉन 22.4 विच इज़ मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी ऑफ एनी गैस, ठीक है। अगर उसका टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दो तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर पर मोल। ओके। अगर गैस एसटीपी या एनटीपी कंडीशन में ना हो तब क्या हो, ये नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ मैं। इफ gas is not under
STP और NTP कंडीशन, राइट। तब के केस में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे PV इज इक्वल टू nRT। इट इज़ एन आइडियल गैस इक्वेशन और यहाँ पे इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, P तो प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है, T टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, N नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। P प्रेशर है, T टेम्परेचर है और N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। R क्या है, R इज़ अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इस फार्मूले का क्या सिग्निफिकेंस है कि जब आपको STP या NTP पे ना दिया हो गैस का वॉल्यूम, तो आप पहले आप उसका वॉल्यूम निकालिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, PV इज इक्वल टू nRT से, वहाँ से V आइसोलेट करके आप V कैलकुलेट करोगे और तब जाके वो वॉल्यूम जो आएगा अपॉन 22.4 जो है वो करेंगे, तब आपका मोल पता चलेगा। तो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल पर केल्विन होगी, या 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन भी होती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से। टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लिखेंगे तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 जो भी होगा कन्वर्ट कर लीजिएगा सेल्सियस को केल्विन में, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT। एक्चुअली प्रेशर अगर ATM में हो और वॉल्यूम अगर आपका लीटर में हो, N तो होता ही नंबर ऑफ मोल्स है, और टेम्परेचर अगर केल्विन में हो, तो आप सोचिए कि R क्या बनेगा, R का यूनिट क्या बनेगा, R विल बी व्हाट, R जो आ जाएगा वो आएगा PV बाय NT, राइट। R जो होता है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 0.0821। यूनिट निकाल लेते हैं हम। P का क्या है, प्रेशर, प्रेशर किस में, ATM में, वॉल्यूम लीटर में, अपॉन मोल है तो पर मोल पर केल्विन, ये आ गया। तो जब आपका प्रेशर ATM में दिया हो, वॉल्यूम लीटर में दिया हो, तो आप समझ जाइएगा R की ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए 0.0821 को आप 1/12 भी ले सकते हैं, ईजी पड़ता है कैलकुलेशन करना, राइट। इसी में अगर जो R की दूसरी वैल्यू है वो कब इस्तेमाल करनी है, अगर प्रेशर जो है वो पास्कल में गिवन हो और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में हो, और N तो मोल ही होता है, और जो टेम्परेचर है वो केल्विन में। तो मुझे अगर R निकालना है तो मैं क्या करूँगा, PV अपॉन NT, राइट। तो R की वैल्यू क्या होगी, तब मुझे R की वैल्यू 8.314 यूज़ करनी है जब आपका प्रेशर पास्कल में हो, वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो, ठीक है, और टेम्परेचर केल्विन में हो। टेम्परेचर तो खैर केल्विन में ही होता है, बट प्रेशर और वॉल्यूम पे खास फोकस है। तो 3.14, और बाकी कैसे लिखे हम, इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, जूल, प्रेशर और वॉल्यूम, पास्कल जूल पर मोल। तो हमने प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, PV क्या होता है, वर्क डन होता है, समझो। चलो मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, पास्कल इंटू मीटर क्यूब, राइट, पर मोल पर केल्विन। और पास्कल प्रेशर होता है, वॉल्यूम मीटर, तो ये वर्क डन का यूनिट बन गया। तो वर्क डन का क्या होता है यूनिट, जूल, तो जूल पर मोल पर केल्विन। तो याद रखिएगा, आपको पास्कल वास्कल में प्रेशर दिया हुआ है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो आप तब के केस में R 8.31 यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए इसको भी 25/3 से रिप्लेस कर सकते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, राइट। इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कन्वर्जन समझिए प्रेशर्स की। जैसे जो 1 ATM होता है वो तकरीबन 1.013
इंटू 10⁵ पास्कल होता है। पास्कल क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी फोर्स अपॉन एरिया बोल दो, प्रेशर का यूनिट है बेसिकली पास्कल, राइट। तो फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बोल दीजिए। ओके, 1 बार जो होता है, 1 बार दैट इज 10⁵ पास्कल, राइट। तो आप समझिए कि 1 बार तो इतना है, 1 ATM इतना है, तो 1 ATM कितना हो जाएगा? 1 ATM 1.0। तो आप इतने को क्या बोल रहे हो? 1 बार। इतने पार्ट को क्या बोल रहे हो? 1 बार। तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार, यानी 1 ATM 1 बार में कुछ खास डिफरेंस तो है नहीं, लगभग बराबर ही है, ठीक है। तो मैं लगभग सेम ही मानो इसको। उसके बाद आगे आइए, जो 1 ATM है कितना होता है? 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक। 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है, तो आप इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी लिख सकते हैं, ठीक। आप चाहें, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप इसको 0.76 मीटर ऑफ मर्क्यूरी भी लिख सकते हो, या आप इसको 1 mm ऑफ मर्क्यूरी को 1 टॉर भी बोला जाता है। 1 mm ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर को 1 टॉर भी बोलते हैं। तो आप 1 ATM को 760 टॉर भी लिख सकते हैं, टॉर, ठीक। ये सारी प्रेशर की यूनिट है जिसको आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं mm ऑफ मर्क्यूरी में या सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में, ठीक। तो दीज आर द वेज। उसके अलावा वॉल्यूम को चेंज करके बताते हैं आपको। वॉल्यूम में भी इंटरचेंज हो सकता है, जैसे 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब कितना है? 1000 लीटर। 1 लीटर कितना होता है? 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 मीटर क्यूब में आप समझो कितने सेंटीमीटर क्यूब होगा? 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, है ना। दूसरी बात, सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब के लिए शॉर्ट फॉर्म, या ml भी होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ना एक्चुअली 1 ml होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप ये भी तो लिख सकते हो ना कि 1 मीटर क्यूब में 10⁶ ml है, बिल्कुल, है ना। तो ये भी हो सकता है। तो ये कुछ इंटर कन्वर्जन थी वॉल्यूम की। तो अब हम एक न्यूमेरिकल के साथ ये चैप्टर एंड करेंगे। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ जिसमें आपको ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 90 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम ग्लूकोज विच इज़ C6H12O6, और आपको इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है ग्लूकोज का। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, मतलब एटम्स के भी मोल पता करना है। फिर आपको थर्ड पता करना है मास ऑफ कार्बन इन इट, कार्बन का कितना मास है। फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के एटम्स कितना है। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। देखिए आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है ना, तो सब्सटेंस का वेट दिया हुआ है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि अगर अमाउंट दिया हो, ठीक है, अगर मैंने बोला था कि आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और मास ऑफ सब्सटेंस गिवन हो, तो आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स इज मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इट्स एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। तो अभी तो मॉलिक्यूल है, मास ऑफ सब्सटेंस कितना है? 90 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? C6H12, 12 × 6 + 12 × 1, सॉरी
राइट, हाँ 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 ऑक्सीजन, तो 16 इंटू 6 180, राइट। तो 90 अपॉन 180 ग्राम पर मोल, राइट। कैंसिल, तो कितना आ गया 1/2 0.5 मोल आ गया आपका। अब हम निकालते हैं सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। इंडिविजुअल कैसे निकालें? तो हमको पता है कि 1 मोल में कितने कार्बन है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, और 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ही ऑक्सीजन है 1 मोल में। तो मेरे कितने मोल आए हैं? मेरा तो 0.5 मोल आया है। तो 0.5 मोल में कितने कार्बन होंगे सोचो। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर 1 मोल में 6 है तो 0.5 मोल में कितने होंगे? ऑब्वियसली 3 होंगे। हाइड्रोजन कितने होंगे? 1 मोल में कितने हैं? 12, तो 12 इंटू 0.5 इट विल बी 6। ऑक्सीजन कितने होंगे? 6 इंटू 0.5 इट्स 3। तो ऐसे निकालेंगे हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, राइट। कि पहले तो ये पता चल गया कि भाई नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली है कितने हैं। तो 1 मोल में तो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो 0.5 मोल हमारा है, तो उसमें कितने होंगे? ऑब्वियसली हाफ हाफ हो जाएंगे। फिर थर्ड बोला था कि मास ऑफ कार्बन इन इट। देखो मास आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स किसका? कार्बन का कितना है बताओ, क्योंकि कार्बन का मास निकालना है, तो मोल्स ऑफ कार्बन कितना है? 3 है। मास निकालना है आपको, और मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, राइट। तो एटॉमिक मास कितना है कार्बन का? 12। तो मास कितना आ जाएगा बताइए? 36 ग्राम आ जाएगा कार्बन का मास। फिर बोला है सबसे लास्ट कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स कैसे पता चलेंगे? ऑक्सीजन कितने मोल है? 3 मोल है, और 3 मोल में एटम्स कितने होंगे बताओ? 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम is 3Na, means 3 into 6.022 into 10 raised to power 23 atoms, राइट। तो इतने एटम्स होंगे। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाकी हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट, share and subscribe. Thank you so much.